वेलकम बैक टू एसके वॉनिकस एंड आज फाइनली रिलेशंस एंड फंक्शंस का लास्ट वीडियो होगा एंड क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में जो सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइजेस है, इस वीडियो में उसे हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सो दैट्स द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, रफली 12 क्वेश्चंस है एंड सिंस यहाँ पे कोई हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने होंगे सो वी कैन विल रैप इट अप क्विक। जो पहली यहाँ पे प्रॉब्लम है दैट गोज लाइक the relation f is defined by f of x is equal to x square for x between 0 and 3, दोनों साइड क्लोज्ड इंटरवल्स हैं, एंड 3x for x between 3 and 10, दोनों साइड क्लोज्ड इंटरवल्स हैं। The relation g is defined by g of x equals x square for x between the closed interval 0 and 2 and 3x for x between the closed intervals 2 and 10. Show that f is a function and g is not a function. पहली चीज़, दोनों रिलेशंस हैं। क्यों दोनों रिलेशंस हैं? वेल, दोनों एक इनपुट लेते हैं एंड कोई ना कोई आउटपुट दे देते हैं, या फिर सेट थियोरी के टर्म्स में बात किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और हर रियल नंबर पे इनकी इमेजेस होती है। नाउ इसमें हमें शो करना है दिस इज़ अ फंक्शन एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन, एंड वेल द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज वो काइंड का रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग बेस्ट कर सकते हैं कि x इक्वल्स 3 पे एग्जैक्टली जहाँ पे जो फंक्शन का जो एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर ये जो रिलेशन है उसका एक्सप्रेशन ना चेंज हो, दिस इज लाइक 0 एंड इन्फिनिटी के बीच थ्रू आउट ये एक्स स्क्वेयर हो, तब हमें पता चलता है कि हर एक नंबर बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी के लिए यहाँ पे इसकी एक यूनिक इमेज दिखेगी एंड सो इट इज़ अ फंक्शन। लेकिन द एक्सप्रेशन इटसेल्फ चेंजेस राइट एट दिस पॉइंट 3 पे। तो 3 पे एक्स स्क्वेयर भी है एंड 3 पे 3x भी है, दोनों साइड क्लोज्ड इंटरवल्स दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं यूजिंग द फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर एट 3 क्या है। सो एक्स स्क्वेयर एट 3 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ 3 टाइम्स 3 मतलब 9। 3x एट 3x इक्वल्स 3 क्या है, वेल दैट इज़ अगेन 3 टाइम्स 3 दैट इज़ ऑल्सो 9। सो यहाँ पे पता चलता है कि जैसे मैं x की वैल्यू 0 से 3 तक ले जाता हूँ, ये फंक्शन कुछ ऐसे बाई एक्स स्क्वेयर इंक्रीज करता है एंड एट 3 इसे एक्स स्क्वेयर भी कह सकते हो, 3x भी कह सकते हो, और उसके आगे ऑनवर्ड 10 तक ये फंक्शन बेसिकली कुछ ऐसे इंक्रीज करेगा बाई 3 ऑफ x। एंड सिंस इन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 10 में हर एक एलिमेंट पे इसकी एक यूनिक इमेज दिख रही है, दिस इज अ फंक्शन। ऑन दी अदर हैंड ये g ऑफ x अगर आप देखते हो तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 तक ये फंक्शन बेसिकली बाई एक्स स्क्वेयर इंक्रीज करता है। x इक्वल्स 2 पे देखोगे तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाई एक्स स्क्वेयर भी ये जा रहा है एंड इसकी एक्सप्रेशन इज ऑल्सो 3 ऑफ x, इसके इमेज इज ऑल्सो 3 ऑफ x। अगर इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए सो एक्स स्क्वेयर एट 2 इज़ वॉट, इट इज़ 4, एंड इस एक्सप्रेशन के हिसाब से 3x एट 2 इज व्हाट, दिस इज 6। सो दिस एक्सप्रेशन टेल्स यू दैट द रिलेशन की जो इमेज होगी ये 4 होगी, यहाँ पे एट x इक्वल्स टू जो हमारी इमेज बनेगी ये 6 होगी। तो एट x इक्वल्स टू हमें 2 इमेजेस दिख रही हैं, कोई एक यूनिक इमेज नहीं दिख रही, एंड उस रीज़न से सिंस x इक्वल्स टू डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज, मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, दैट्स इट। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ़ f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वेयर फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 ओवर 1.1 माइनस 1। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ बेसिकली पूछा गया है व्हेन वी से f ऑफ सम नंबर, जहाँ पे दिस नंबर बिलोंग्स टू से द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि मोस्टली हम लोग रियल फंक्शंस की ये बात कर रहे हैं। सो इसका बेसिकली मतलब क्या है, द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन द डोमेन। f एट 1.1 का मतलब द इमेज ऑफ 1.1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन बाय 1.1 का स्क्वेयर माइनस एफ एट 1 क्या हो गया,
1 हो गया बेसिकली, ओवर में 1.1 माइनस 1 इज 0.1, ये हो गया 1.1 टाइम्स में हो गया 1 प्लस 0.1 माइनस में 1 हो गया ओवर 0.1, दिस इज 1.1 प्लस में क्या हो गया, प्लस में हो गया 1.1 टाइम्स 0.1 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल हो जाता है 1.11 के इक्वल होना चाहिए, माइनस 1 हो गया। से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 1.1 हो गया, यहाँ पे 0.1 हो गया, here you have 1, here you have 1, all right, here you have 0 0 0 1 1 and यहाँ पे 2 decimals, so this is 0.11, ओवर में क्या हो गया, ओवर में 0.1 हो गया, so this is again 0.1 यहाँ पे बच गया। इससे मैं वापस वैसे एक्सपैंड कर देता हूँ, 1.1 टाइम्स में 0.1 ओवर में 0.1 से कैंसिल कर देता हूँ, दिस इज़ 1 प्लस 1.1 मतलब 2.1। सो ये हमारा इस केस का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी अरिथमेटिक करनी थी बट इट वाज सिंपल इनफ। उसके आगे आई जस्ट पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड रब ऑल ऑफ इट। ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x square plus 2x plus 1 over x square minus 8x plus 12। अब देख के पता चल रहा है ये तो एक रैशनल फंक्शन है, मतलब द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो इसका डोमेन तो R2, तो ये फंक्शन तो R2R मैप करता है, तो इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए। वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर है कि इसका जो डिनोमिनेटर एट सम वैल्यू ऑफ x 0 हो सकता है, जिसकी वजह से ये फंक्शन सीधे आपको इन्फिनिटी पे स्पाइक करेगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि इसका डोमेन ऐसा है कि उसमें ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स जिसके लिए ये एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 0 होगा। तो पहले फाइंड कर लेते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज दैट एट एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4x, इज इट माइनस 3 माइनस 4, नो दैट्स नॉट इट, 2 and 6 होना चाहिए। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल्स 0। ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस में 6 हो गया x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो x हमें मिल गया 6 and 2। तो जब या तो x 6 के इक्वल होता है तो उस केस में ये फंक्शन, ये क्वेश्चन का डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 बन जाता है, जिस केस में हमें f8 क्या मिला, f8 6 क्या मिला, इन्फिनिट मिल गया। सिमिलरली f8 2 की अगर 2 पे इस फंक्शन की इमेज कैलकुलेट करें, फाइंड करें, सो अगेन ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा फंक्शन आपको इन्फिनिट दे रहा है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। क्योंकि जब हम लोग इस फंक्शन को R2R मैप कर रहे हैं तो द सेट ऑफ रियल नंबर्स डज नॉट कंटेन इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी नहीं है, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आपको इन्फिनिट एज अ रिजल्ट मिले। तो हमें बस बेसिकली क्या करना है, अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन की बात हो रही है तो द सेट ऑफ रियल नंबर्स से हम लोग ये दोनों एलिमेंट्स हटा देंगे एंड ये हमें डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मिल जाएगी। रियल वैल्यूड है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे होना ही था, लेकिन इन दो वैल्यूज़ पे हमें इन्फिनिट मिल रहा है, सो इट इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द सेट कंटेनिंग 2 and 6। तो दिस इज नाउ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द 2 रियल नंबर्स 2 and 6। ये इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। फिर फोर्थ प्रॉब्लम ऐसी है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई f of x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। इस फंक्शन की डोमेन, अगेन रियल फंक्शन बताया गया है, इसकी डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज़, अगर x 1 के इक्वल है तो हमें f of x 0 मिलता है, नो वरीज। लेकिन अगर x 1 से कम है तो उस केस में ये एक रियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि उस केस में हमें पता चलता है दिस इज समथिंग लेस देन 1 माइनस 1
जिसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो ये जो फंक्शन है, सिंस इसका जो ये जिस रेंज पे मैप कर रहा है वो अब रियल नंबर का सेट कम्प्लीटली नहीं है, एंड सो दिस इज नो लॉन्गर अ रियल फंक्शन। लेकिन हमसे सिर्फ रियल फंक्शन की बात की जा रही है। इसका मतलब जो हमारी x है ये हमेशा या तो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। तो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन शुड बी द क्लोज्ड इंटरवल एट 1 एंड द ओपन इंटरवल एट इन्फिनिटी। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेल, हम यही वैल्यूज़ अगर पुट कर दें तो हमें पता चलता है कि जब मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मुझे 0 मिलता है, और जैसे मैं 1 के आगे अपने रियल नंबर्स में कंटिन्यू करूँगा तो मुझे अलग अलग रियल नंबर्स मिलेंगे, एंड मुझे हर एक रियल नंबर पॉसिबल मिल सकता है अगर मैं इनफ डेसिमल्स एंड इरेशनल नंबर्स यूज़ करूँ। तो उस केस में मुझे पता चलता है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो मुझे सारे रियल नंबर्स एज इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट्स इन दिस सेट मिल सकते हैं। लेकिन इट इज़ ऑलवेज कि दिस इज़ बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमें यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये 0 ही होगी। तो इस केस में द रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल एट 0 एंड ओपन एट इन्फिनिटी। तो ये हमारा 4th प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाता है। वैसे हम लोग अपना 5th प्रॉब्लम देख सकते हैं। एंड ये भी ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम ही है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसका डोमेन एंड रेंज पूछा गया है। अगेन फंक्शन रियल है। फंक्शन रियल है का मतलब क्या? इसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई सबसेट होगा एंड रेंज भी उसी का सबसेट होगा। अब सिंस एक मॉड्यूलस फंक्शन है, द मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, तो आपको पता है इसमें जो रेंज होगा ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का सेट होगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन किसी भी रियल नंबर को लेता है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर एज आउटपुट दे देता है। तो अगर x माइनस 1 बेसिकली पॉजिटिव है या फिर 0 है, सो इट इज़ x माइनस 1 ओनली। अगर x माइनस 1 नेगेटिव आता है किसी केस में तो माइनस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, ताकि इसी का पॉजिटिव जो फ्रंट है वो हमें मिल जाएगा। तो इस केस में डोमेन जो होगा ये तो सिंपली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर रियल नंबर का हम लोग मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वो एक यूनिक हमें इमेज देता है। इट इज़ नॉट इन सच अ केस कि कोई भी रियल नंबर उठाओ और मैंने उसकी इमेज कैलकुलेट की तो मुझे 2 अलग अलग इमेजेस मिल सकते हैं। नो, इट इज़ ऑलवेज अ सिंगल यूनिक इमेज। लेकिन जो रेंज होगा इस केस में, सिर्फ सिंस ये हमेशा पॉजिटिव मिलता है, इन दैट केस हमें पता है दिस रेंज इज़ ओनली द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, सिंस मॉड ऑफ x माइनस 1 की बात की गई, क्या यहाँ पे 1 की वजह से कोई इफेक्ट आएगा कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल x से 1 सब्ट्रैक्ट किया है एंड देन वी आर टेकिंग द मॉड्यूलस ऑफ दैट? वेल, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यू कैन ऑलवेज कंसिडर, मान लो आपके पास x2 है तो x माइनस 1 क्या हुआ? 1 हो गया। यू कैन ऑलवेज कंसिडर 1 हायर वैल्यू फॉर x एंड उसके हिसाब से हमें सारे रियल नंबर्स मिल सकते हैं। सो द रेंज इज सिंपली दिस एंड द रेंज इज द सेम। अगर यहाँ पे मॉड ऑफ x हो या फिर मॉड ऑफ x माइनस 5 हो, दैट डजंट मैटर। वैसे अब 6th प्रॉब्लम है, लेट f इक्वल्स द सेट ऑफ ordered pairs. This is not ordered pair, okay? It is x and x square over 1 plus x square such that x belongs to R. Be a function from R into R. Determine the range of f. तो यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में फंक्शन बताया गया है एंड व्हाट इट दिस इज बेसिकली द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। मतलब ये बता दिया गया कि जो इमेज ऑफ x है दिस इज x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर एंड ये फंक्शन R टू R डिफाइंड है। तो इसमें रेंज पूछा गया है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, राइट? तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये R टू R डिफाइन किया गया है, तो ऑब्वियसली हमारा रेंज ओवरऑल R हो सकता है, लेकिन
इन केस अगर आप देखते हो कहीं पे आपको इस इमेज में, इस डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज इन्फिनिटी आती है, तो हमें इस सेट ऑफ रियल नंबर से वो हटाना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा एलिमेंट, क्या कोई ऐसा नंबर x होगा जिसके लिए इमेज इन्फिनिटी आती है? वेल, आप कोई भी नंबर कंसिडर करो तो उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, 1 उसमें ऐड करोगे तो भी हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। देयर इज़ नो वे कि रियल नंबर के सेट में आपको 1 + x² 0 मिल जाए। 1 + x² 0 कभी होगा नहीं इफ़ x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड हम लोग रियल नंबर्स से ही मैप करें, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा है x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये फंक्शन ओवर द सेट ऑफ एंटायर रियल नंबर्स वैलिड होगा, मैप करेगा। सो द रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर यू हैव 7th प्रॉब्लम, let f and g be defined from R to R be defined respectively by f of x equals x plus 1 and g of x equals 2x minus 3. Find f plus g, f minus g and f over g. तो पहले दो फंक्शंस को R to R मैप किया गया है एंड f of x बताया गया है इज x plus 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x की जो इमेज है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल x plus 1। जो x की इमेज है इन द रिलेशन g दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल 2x minus 3। तो डिटरमिन, तो फाइंड f plus g। सो f plus g, अगर f R to R डिफाइंड है, g R to R डिफाइंड है, सो यहाँ पे f plus g बेसिकली क्या है? द सम ऑफ दीज टू फंक्शंस। तो अगर ये फंक्शन R से इनपुट लेता है एंड ये भी फंक्शन R से इनपुट लेता है, तो दोनों फंक्शंस को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इनका डोमेन भी R ही होना चाहिए। और अगर ये फंक्शन का कोडोमेन R है, इस फंक्शन का कोडोमेन R है, तो इनके सम का भी कोडोमेन R ही होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो f plus g will be defined from R to R only such that f plus g का जो x का जो इमेज होगा इन द मैपिंग f plus g वो बाय डेफिनेशन होते f के अंदर इसकी इमेज प्लस रिलेशन g के अंदर इसकी इमेज, विच इज़ इन दिस केस x plus 1 plus 2x minus 3। तो ये हो गया 3x minus 2, दैट इज़ f plus g। वैसे अगर मैंने अब f minus g किया होता तो द इमेज ऑफ x इन द रिलेशन f minus g क्या हो गया? दिस इज x plus 1 minus 2x, तो यहाँ पे माइनस x हो गया। सो उसके बाद प्लस में 3 हो गया, सो माइनस x plus 4। ये हमारा f minus g हो गया। और पूछा था f over g, तो f over g अगर मैं करता हूँ, सो द इमेज ऑफ x in the function f over g should basically be x plus 1 over 2x minus 3। अब देखो यहाँ पे मैपिंग हम लोग कहाँ से कहाँ कर रहे थे? R to R कर रहे थे, बट यू हैव टू बी pretty damn careful here कि ये जो मैपिंग अब होगी ये फ्रॉम R माइनस, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R minus 3 over 2 से R पे होगी। यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों एग्जैक्टली? क्योंकि अगर हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे मैप करते हैं, एक ऐसा भी रियल नंबर है 3 over 2 जो कि अगर आप यहाँ पे इस f over g में f over g के रिलेशन के अंदर x के इमेज निकालते हो तो आपको सीधे इन्फिनिटी रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि अब R में बिलोंग कर जो इन्फिनिटी R में बिलोंग करता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें डोमेन के साथ केयरफुल होना पड़ेगा कि द डोमेन इज़ नॉट सेलेक्टेड टू बी R बट इट इज़ सेलेक्टेड टू बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R माइनस द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 3 over 2। तो ये क्या बचा? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट इसमें 3 over 2 नहीं है, एंड इसमें जब 3 over 2 नहीं है तो हमारा फंक्शन अब ये परफेक्टली वेल डिफाइंड है। उसके आगे आई हैव टू पॉज द वीडियो एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर विद प्रॉब्लम 8। ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन। अब हम लोग 8th प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज लेट f इक्वल्स द सेट ऑफ ऑर्डर्ड pairs 1 and 1, pairs 2 and 3, pairs 0 and -1, and finally the ordered pair of -1 and -3.
be a function from z to z defined by f of x equals ax plus b। ये जो फंक्शन है z to z डिफाइंड है फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, डिटरमिन a एंड b। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हमें बताया गया है कि z to z फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स इस फंक्शन एक मैपिंग डिफाइन की गई है, जिससे आप लिख सकते हो सच दैट द इमेज ऑफ सम x जो कि एक इंटीजर होना चाहिए शुड इक्वल ax प्लस b। और a एंड b खुद तो उस केस में तब इंटीजर्स ही होने चाहिए, क्योंकि अगर ये मान लो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो हमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इवेंचुअली रिजल्ट मिलेगा ये इंटीजर होगा ही नहीं, तो ये टू द सेट ऑफ इंटीजर्स मैप नहीं हो रहा है। और फिर बताया गया है रोस्टर फॉर्म में कि यहाँ पे कुछ हमारे इसके ऑर्डर्ड पैर्स हैं, एंड इनफैक्ट सिंस ये कंप्लीट सेट की बात की गई है, दीज आर ऑल दी ऑर्डर्ड पैर्स, एंड हर एक इंटीजर के लिए एक इंटीजर मैपिंग इसकी इमेज दिख रही है। हमसे ए एंड बी पूछा गया है, सो इट इज सिंपल। एफ एट 1 क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें पता है 1 की जो इमेज इस फंक्शन में बताई गई है दैट इज़ 1, एंड इस एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, वेल इस एक्सप्रेशन के हिसाब से इसकी इमेज होनी चाहिए a प्लस b, क्योंकि x हम लोगों ने 1 रख दिया। f एट 0 अगर हम लोग देखते हैं तो 0 की इमेज है -1, और इसके हिसाब से क्या है यहाँ पे 0 रख दो, सो b। तो पहली चीज़ b हमें -1 मिल गई, अगर b -1 है तो a -1 1 के इक्वल है, सो a हमें 2 मिल गया। सो a इक्वल्स 2 एंड b इक्वल्स -1। एक चीज़ देखना कि इस फंक्शन को यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में भी बताया गया था, और फॉर दिस सेट द सेट ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, द सेट ऑफ इंटीजर्स से सेट ऑफ इंटीजर्स पे मैप्ड था। फॉर दिस सेट हमें एक एक्सप्रेशन भी दिया गया था दैट दिस इज ax प्लस b, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट मैप्स। तो हम लोगों ने दोनों को साथ में यूज़ किया टू फाइंड व्हाट द कोएफिशिएंट्स a एंड b आर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9th, लेट r be a relation from n to n defined by n to n the set of all ordered pairs a and b such that a and b are natural numbers and a equals b square. Are the following true? तो पहले मैं इस रिलेशन को लिख देता हूँ, the set of all ordered pairs a and b such that a and b are natural numbers and a equals b square. Are the following true? First, the ordered pair a and a belong to R for all a belongs to belonging to the set of natural numbers. This is clearly not true. क्यों? हम लोगों ने डिफाइन किया था the relation to be the set of all such ordered pairs a and b such that इनके बीच एक रिलेशनशिप है कि जो हमारा a है ये b का स्क्वेयर होना चाहिए, राइट, एंड ये दोनों खुद नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन हमें पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे a b की जगह भी a रख रहे हैं, दैट मीन्स a शुड बी इसका खुद का स्क्वेयर, एंड ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, 0 के लिए और 1 के लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है फॉर ऑल a दैट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सिर्फ 2 नेचुरल नंबर्स हैं जिनके लिए ये ट्रू होता है, नॉट फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। मतलब द ऑर्डर्ड पैर, दिस ऑर्डर्ड पैर a एंड a डज नॉट रियली बिलोंग टू R, एंड यहाँ से R से रियल नंबर का सेट का मतलब नहीं है, बाई R वी मीन द रिलेशन R दैट इज सो डिफाइंड हियर। और ये R को बिलोंग कर सकते हैं ओनली एंड ओनली इफ A एंड B, A को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं दैट A बिलोंग्स टू द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 0 एंड 1। तो दिस स्टेटमेंट, दिस जनरल स्टेटमेंट गिवन हियर इज फॉल्स। वैसे हम लोग सेकेंड केस कंसिडर कर सकते हैं। Ordered pair A and B belong to R implies the ordered pair B and A also belongs to R. Again, this is completely false, क्योंकि अगर कोई ordered pair A and B
R को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब A इक्वल्स बी स्क्वेयर होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर्ड पैर B एंड A R को बिलोंग करता है, मतलब B इक्वल्स A स्क्वेयर होना चाहिए। एंड हमें पता है ऐसे नंबर्स नहीं हैं सच दैट A इज़ ऑल्सो इक्वल टू B स्क्वेयर एंड B इज़ ऑल्सो इक्वल टू A स्क्वेयर। ऐसा बेसिकली पॉसिबल है नहीं, एंड सो दैट इज़ अ लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी। ये अगेन सिर्फ 0 एंड 1 के लिए वैलिड होता है। सो नॉट इन जनरल, मतलब यहाँ पे अगर नॉट इन जनरल, तो क्या जनरल केस की ये बात की जा रही है? वेल इट हैज़ बीन सेड हियर कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पैर A एंड B R को बिलोंग करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका जो इन्वर्स पैर होगा, बाय इन्वर्स आई मीन द ऑर्डर्ड पैर B एंड A, ये भी R को बिलोंग करना चाहिए। सो दिस रियली स्पीक्स ऑफ द जनरल केस हियर, जहाँ पे किसी आर्बिट्ररी ऑर्डर्ड पैर को R से पिक किया जा रहा है। सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिर थर्ड केस देख सकते हैं कि ordered pair A and B belong to R and the ordered pair B and C belong to R implies that the ordered pair A and C belong to R। Again ये false है, क्यों? क्योंकि अगर A and B R को belong करते हैं इसका मतलब A equals B square, B and C R को belong करते हैं मतलब B equals C square। तो क्या ये necessarily imply करता है कि A C square के इक्वल है? वेल नॉट रियली, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट, क्योंकि A तो यहाँ पे हमें B स्क्वेयर के इक्वल है, तो B स्क्वेयर क्या है? B स्क्वेयर तो C टू द पावर 4 है, तो यहाँ से इम्प्लाई हो रहा है कि A C टू द पावर 4 के इक्वल है, नॉट C स्क्वेयर के इक्वल है। मतलब ये केस भी हमारा फॉल्स केस है। अब हम लोग 10th प्रॉब्लम देखते हैं। लेट A इक्वल्स द सेट 1 2 3 4, B equals the set 1 5 9 11 15 16 and F equals the set of ordered pairs 1 and 5 2 and 9 3 and 1 4 and 5 2 and 12। Are the following true? 1. F is a relation from A to B, नॉट अ फंक्शन, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या ये ट्रू है? वेल एफ ए से बी तक रिलेशन तभी होगा जब एफ के अंदर जो आप ऑर्डर्ड पैर्स देख रहे हो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग करते हैं एंड सेकेंड एलिमेंट सेट सारे सेट बी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे 1 सेट ए को बिलोंग करता है, 2 ए को, हियर यू हैव 3 4 एंड यहाँ पे फिर से 2, सो ये सारे सेट ए को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट्स देखते हो 5 9 1 5 एंड 11, ये सारे सेट बी को बिलोंग करते हैं। तो क्या एफ ए से बी में एक रिलेशन है? वेल इट रियली इज अ रिलेशन। येस, नॉट एग्जैक्टली ट्रू, येस इट इज अ रिलेशन। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है, इज इट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। वेल दिस इज फॉल्स। क्यों? ऑल्दो एफ एक रिलेशन तो है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि एफ में जो यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट 2 है इसकी 2 इमेजेस बन रही हैं। एक तो ऑर्डर्ड पैर 2 and 9 है, दूसरा ऑर्डर्ड पैर 2 and 11 है। तो यहाँ पे 2 की एक इमेज 9 भी है, 2 की एक इमेज 11 भी है। किसी भी रिलेशन में एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है, इसका मतलब वो एक फंक्शन नहीं है। So the second statement that f is a function from A to B is a false statement. उसके आगे we'll solve 11th problem. Let me raise this. This says let f be the subset of z cross z defined by f equals, पहले f is a subset of z cross z. z cross z क्या है? The Cartesian product of the set of integers with the set of integers. Defined by f equals the set of all ordered pairs AB and A plus B such that A and B are integers.
इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम z टू z? जस्टिफाई योर आंसर। तो पहली चीज़ ये z क्रॉस z का एक सबसेट है एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अ क्राइटेरिया टू बी अ फंक्शन। एक क्राइटेरिया तो वो है, क्यों? क्योंकि फंक्शन बेसिकली एक काइंड का रिलेशन है जहाँ पे हर एलिमेंट इन डोमेन के इसके रेंज में एक यूनिक आपको इमेज दिखता है एंड आपको पता है कि एक रिलेशन बेसिकली उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे पूछा गया इज इट देन अ फंक्शन फ्रॉम z टू z एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पैर्स a b एंड a प्लस b। a एंड b आर देमसेल्व्स इंटीजर्स। तो एक चीज़ अगर आप देखो, अगर आपके पास यहाँ पे कोई एलिमेंट ए बी दिख रहा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट आपको ए बी दिख रहा है, तो उसके हिसाब से दिस थिंग, उसके हिसाब से इसकी जो इमेज होनी चाहिए, मतलब एफ एट ए बी होनी चाहिए, ये हमेशा ए प्लस बी के इक्वल होनी चाहिए एंड ए एंड बी आर देमसेल्व्स इंटीजर्स। बट यू नो फॉर सर्टेन कि अगर मैं ए को मान लो रैंडमली पिकअप करता हूँ, ए को मैं 2 पिक करता हूँ और बी को मैं 3 पिक करता हूँ, तो ए बी क्या हो गया? ये तो 6 हो गया, ए बी तो 6 हो गया एंड ए प्लस बी उस केस में क्या हुआ? दिस इज बेसिकली इक्वल टू 5। तो मेरे पास क्या मिला? मेरे पास मिला एक ऑर्डर्ड पैर 6 एंड 5 का। लेकिन अगर मेरे पास कोई दूसरा बेसिकली ऑर्डर्ड पैर है जहाँ पे मेरे पास फिर से फर्स्ट एलिमेंट 6 मिलता है, जो कि किस केस में मिल सकता है? जो कि केस में मिल सकता है अगर जो फर्स्ट इंटीजर है ये 1 है एंड सेकंड इंटीजर है ये 6 है। तो अगेन ए बी क्या हुआ? ए बी तो 6 मिल गया, लेकिन इस केस में ए प्लस बी क्या मिला? ए प्लस बी 7 मिल गया। तो मेरे पास इसी रिलेशन में एक और ऑर्डर्ड पैर होगा, द ऑर्डर्ड पैर ऑफ 6 एंड 7। तो इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पैर 6 एंड 5 भी है एंड यहाँ पे 6 एंड 7 भी है। तो आपको पता चल सकता है कि सिंस ए एंड बी को सेट ऑफ इंटीजर्स से डिफाइन किया जा रहा है, यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट देम सच आर्बिट्रेरीली। उठा के देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर्ड पैर्स ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी बनेंगे, यू कैन सेलेक्ट कि ए बी के जो हमारी वैल्यूज़ होंगी उसमें से एक सिंगल एलिमेंट फ्रॉम दिस डोमेन से कई सारी इमेजेस इनटू ए प्लस बी मिल सकती है, जिस रीज़न से ऑल्दो एक रिलेशन फ्रॉम z टू z है, लेकिन ये एक्चुअली एक फंक्शन नहीं है। एक सिंगल एलिमेंट कई सारी इमेजेस बना सकता है। फाइनली 12th प्रॉब्लम देखते हैं। लेट a इक्वल्स द सेट ऑफ 9, 10, 11, 12 and 13 and let f go from a to n be defined by f of n equals the highest prime factor of n. Find the range of n. तो यहाँ पे f को डिफाइन किया गया एज अ मैपिंग फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द सेट a विच कंटेन्स 9, 10, 11, 12 and 13 टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड f ऑफ n डिफाइन किया गया सच दैट कोई भी आपके पास नंबर n है जो कि इस सेट के अंदर बिलोंग करता है विच इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इसकी इमेज जो बनती है दैट इज़ द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। इसकी रेंज पूछा गया है। हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट की इमेज निकाल देते हैं। तो रेंज क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल दीज इमेजेस। 9 की जो इमेज होगी एफ एट, अगर 9 देखते हो तो 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? यू हैव 3 या हाँ दैट इज़ बेसिकली 3। सो 3 क्रॉस 3 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको 9 मिलता है। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3 है। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 5, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 11, 12 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ये 3 है एंड जो 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ये 13 इटसेल्फ है। तो ये जो पूरी सेट A जहाँ से हम इस फंक्शन को मैप करें टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उस पूरी सेट A में मैंने हर एलिमेंट इन द डोमेन का क्या निकाल दिया? उसकी इमेज निकाल दी एंड द कलेक्शन सेट ऑफ ऑल दिस इमेजेस रेंज ऑफ f होगी। सो यहाँ से रेंज क्या मिल गई? द सेट कंटेनिंग 3, 5, 11 and 13। 3,
5, 11, 13। यहाँ पे एक और 3 है जिसे रिपीट नहीं किया जाएगा बिकॉज वी आर बेसिकली राइटिंग सेट्स एंड दैट इज़ द रेंज इन दिस केस। तो ऐसे हमारा 12th प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है एंड विद दिस वी आर डन विद द मिसलेनियस एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर एंड द एंटायरिटी ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस फॉर दैट मैटर। उसके आगे हम लोग चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस व्हिच हैज़ टू डू विद trigonometric functions. That was all for this video of mine and thanks to all viewers.